Students, today we'll start with Henry law. What is Henry law and what are its application, ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी लॉ है, मतलब कि जिसे बोलते हैं कि आपको अपने आप ही समझ आ जाए इस टाइप का लॉ है। तो क्या बोलता है ये लॉ? इट स्टेट्स दैट, मैं इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी रहे और समझना है आपको इस लॉ को। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ये एक वेसल है जिसमें यहाँ पर इस सोल्यूशन भरा हुआ है। मीन्स मे भी सोल्यूशन नहीं भी तो ओनली वाटर भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इस वाटर या सोल्यूशन के ऊपर गैस का मिक्सचर है। गैस का मिक्सचर मीन्स दो टाइप की गैसेस मान लो, आप 3-4 टाइप भी ले सकते हो, बट अभी थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हम 2 ही गैसेस ले लेते हैं। तो एक गैस हमने ये ले ली, ठीक है। तो क्या किया, 2 टाइप से दिखाया है गैस को। एक गैस को दिखाया है इस तरीके से, एक को दिखाया है इस तरीके से, ठीक। 2 गैसेस हैं और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है जो आपके पास हमने ये राउंड, सिंपल राउंड लिया हुआ है, इनका नंबर लार्ज है और जो ये क्रॉस मार्क वाली ली हुई है इनका नंबर स्मॉल है। ये स्मॉल नंबर में प्रेजेंट हैं, ये लार्ज नंबर में। अब हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर, अभी मैं जस्ट डेफिनेशन ले रहा हूँ, फिर इसको करता हूँ एक्सप्लेन कि क्या क्या एक एक वर्ड का मीनिंग क्या होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है उनका प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक। इसको करोगे फिर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाओगे, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ये है हेनरी लॉ। अभी केवल मैंने डेफिनेशन बोली है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। फर्स्ट दोबारा डेफिनेशन देख लो क्योंकि इसकी डेफिनेशन आती है, लास्ट ईयर भी आई थी और दोबारा भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक। अब समझो बात क्या है। देखो, फर्स्ट वर्ड इज़ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि पहले आपको वर्ड्स के मीनिंग आते होंगे तभी आप समझ सकते हो इसका डेफिनेशन का मतलब। पार्शियल प्रेशर, प्रेशर का मतलब चलो समझाता है, गैस जो है वो प्रेशर लगाती है। लेकिन पार्शियल क्या होता है? देखो यहाँ पर हमने 2 गैसेस ली, एक गैस ये ली, एक गैस ये ली। अब ये गैस के पार्टिकल कुछ प्रेशर लगाएंगे और ये गैस के पार्टिकल भी कुछ प्रेशर लगाएंगे। मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि आपके पास बीकर में 2 गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के जितने पार्टिकल्स हैं प्रेशर वो भी लगाएंगे, हाइड्रोजन के भी लगाएंगे। लेकिन जितना प्रेशर केवल एक गैस लगा रही है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और जो प्रेशर लगाया है केवल हाइड्रोजन के पार्टिकल्स ने, उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है अपना हिस्सा। मीन्स एक मिक्सचर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, हर गैस कुछ प्रेशर लगा रही है, तो जो गैस जितना प्रेशर लगाएगी उसे कहेंगे हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो अगर 10 पार्टिकल्स हैं तो कम प्रेशर लगाएंगे, 100 पार्टिकल्स हैं ओवर प्रेशर लगाएंगे, 500 पार्टिकल्स हैं प्रेशर और बढ़ जाएगा। मींस प्रेशर तो देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ते हैं प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ 2 पार्टिकल्स हैं, यहाँ एक ये बनाया लार्ज नंबर पार्टिकल, ये स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है तो उनका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और यही कहता है हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं। अब मान लो, हमने कल बात की थी, ऑल्दो 1 मोल की वैल्यू बहुत हाई होती है, बट आप मान लो 1 मोल का मतलब है 100। 1 मोल का मतलब क्या हो गया? 100। इसमें मतलब क्या हुआ? अब एक गैस के पार्टिकल अगर 80 हैं तो दूसरे कितने होंगे? 20 ही होंगे। तो कौन प्रेशर ज़्यादा लगाएगा? जिनके 80
पार्टिकल्स हैं, मीन्स इसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। आउट ऑफ 100 ये 80 है, ये 20 है, इसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यही है हेनरी लॉ, वेरी सिंपल। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी गैस का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन का सिंपल मतलब समझ लो नंबर ऑफ पार्टिकल। मोल फ्रैक्शन का मतलब समझ लो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, वेरी सिंपल लॉ। अब इस लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है, देखो सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है वो है हमारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसमें हम CO2 गैस को फिल करते हैं। वो किस लिए, ताकि एक फिजी टेस्ट आए, क्योंकि CO2 एक एसिडिक गैस है, ठीक। तो उसमें हमें उस बोतल में कितनी गैस को डिज़ोल्व करना है, क्योंकि देखो कम डालोगे टेस्ट नहीं आएगा, ज़्यादा डालोगे तो भी वो हेल्थ वाइज और टेस्ट वाइज भी शायद सही ना हो। तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में कि इतने ml में इतनी CO2 को डिज़ोल्व करना है, तो वो क्या होता है, वहाँ पर हम हेनरी लॉ का यूज़ करते हैं। बाय द यूज़ ऑफ हेनरी लॉ हमें पता लग जाता है कि इतना प्रेशर लगाने पर इतने पार्टिकल डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो मीन्स हम यहाँ पर CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक में भरने के लिए हेनरी लॉ का यूज़ करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, देखो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से। जैसे फिशेज़ हैं, फिशेज़ कैसे सरवाइव करती हैं अंडर द वाटर, क्योंकि वो जो वाटर के अंदर O2 गैस डिज़ोल्व है उसको इनहेल करती हैं। मतलब देखो कई बच्चे सोचते हैं कि ये वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो इस O को ना, वाटर के इस O को तो कोई भी नहीं यूज़ कर सकता, ये जुड़ा हुआ है, ये फ्री नहीं है, ये तो वाटर है, आप इस O को यूज़ नहीं कर सकते। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सी है या रिवर है, पॉन्ड है, कुछ भी है, उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस भरी हुई हैं। तो जो प्रेशर लगता है एटमॉस्फेयर का, प्रेशर लगने की वजह से जो एयर के अंदर की गैसेस हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, CO2, कोई भी गैस हो, वो गैसेस जो हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। और उन गैसेस में से फिशेस जो हैं, फिर मान लो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, इन वाटर पार्टिकल में ये गैस आ गई ऑक्सीजन की, तो फिशेस जो हैं वो इस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन यहाँ आता है कि आपकी जो ये गैस मतलब कि जो फिशेस हैं ये किस सीज़न में मोर कंफर्टेबल फील करेंगी, वेदर इन द विंटर और इन द समर सीज़न, ठीक है, विंटर या समर सीज़न में। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, दे विल फील बेटर इन द विंटर सीज़न, सर्दियों में। वो क्यों? द रीज़न इज़ दिस कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ने पर गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। मीन्स अब वाटर तो ओपन में है, मीन्स उसके ऊपर कोई कवर तो है नहीं, जैसे कोल्ड ड्रिंक में ऊपर कवर लगा होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इन द समर सीज़न, जो उसके अंदर ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व है, बाकी गैसेस भी होती हैं बट हमें यहाँ मतलब केवल ऑक्सीजन से है, तो ऑक्सीजन गैस क्या है, उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, वो गैस वाटर के अंदर से बाहर आ जाएगी निकल करके। मीन्स ऑक्सीजन के वाटर के अंदर गैस का अमाउंट कम हो जाएगा, तो फिशेज़ को फिर इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। सो दैट्स वाई दे डोंट फील गुड इन द विंटर समर सीजन, दे फील गुड इन द विंटर सीजन, बिकॉज इन विंटर season there will be high solubility or mass of gas in the water so that the fishes can inhale it. Okay, अच्छा, इसी के साथ एक और आती है यहाँ पर एप्लीकेशन। हमारे पास स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ठीक है ना। अब स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जो जाते हैं सी के अंदर, ठीक है, वहाँ पर पता लगाने के लिए नीचे क्या चल रहा है, एक्वेटिक लाइफ का पता लगाने के लिए उनके पीछे एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, गैस फिल करते हैं। एक तो देखो वो भी गैस जैसे ना टैंक होता है, सेम जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वैसा ही उसमें कंपोजिशन होगा, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। 100% ऑक्सीजन उसमें नहीं होती, क्योंकि 100% ऑक्सीजन हमारे लिए सही नहीं होती, बॉडी के लिए सही नहीं होगी, तो जो एक एयर वाला कंपोजिशन है वही रखते हैं। तो पहले क्या हुआ था, पहले
हीलियम गैस का यूज़ किया, ठीक है, हीलियम गैस का यूज़ किया, मीन्स नाइट्रोजन नहीं था, उसकी जगह क्या भरा हुआ था, हीलियम। तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम को भर दिया और सिलेंडर लेकर के जब नीचे गए स्कूबा डाइवर्स, तो हुआ क्या, देखो जैसे जैसे आप ना सी लेवल से नीचे जाओगे लगातार प्रेशर बढ़ता जाएगा। वो क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वाटर बढ़ता जा रहा है। मतलब अभी देखो आप यहाँ पर हो तो इतना वाटर है, आप यहाँ पर आ गए तो इतना वाटर आपके ऊपर आ गया, डाउन जाते जाओगे आपके ऊपर वाटर का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता, ये हेनरी लो कहते हैं ना कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मीन्स उस गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। कहाँ? हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो हम गैस लेते हैं और जाते कहाँ है, ब्लड के अंदर, लास्ट में कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर। तो क्या होगा, जब स्कूबा डाइवर्स टैंक से गैस को इनहेल करेंगे, कहाँ पहुँचेगी, ब्लड में। और जब बहुत हाई प्रेशर होगा, देखो होता क्या है, नॉर्मल प्रेशर जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नेचुरल प्रेशर है, उसमें तो हमारे ब्लड में क्या डिजोल्व होती है, ओनली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी हाई है, वो गैस हमारी ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। बट ये नाइट्रोजन, ऑल्दो यहाँ पे हीलियम लिखी हुई है, टैंक में ये होती है, तो बाकी गैसेस हमारे ब्लड में डिजोल्व नहीं होती, इसीलिए हम CO2 O2 वगैरह, मतलब CO2 और बाकी गैसेस हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि वो ब्लड में डिजोल्व भी नहीं होती। लेकिन जब चलते हैं सी के अंदर, प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि बाकी गैसेस भी ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, तो ये हीलियम भी ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। और फिर जब वही स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो गैस जो है ब्लड में से दोबारा से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जो जुड़ चुकी है ब्लड के साथ में, जो कंबाइंड है ब्लड के साथ। जब वो बाहर आएगी तो उस समय बहुत पेन होती है, एंड दैट पेनफुल कंडीशन इज़ नोन एज बैंड। दैट पेनफुल कंडीशन इज़ नोन एज बैंड्स। एंड कभी कभी इनकी वजह से स्कूबा डाइवर्स की डेथ भी हो जाती है, ठीक। तो इससे बचने के लिए अब हमने क्या यूज़ किया हुआ है, हीलियम की बजाय हम N2 गैस का ही यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी बहुत कम है, मीन्स हाई प्रेशर पर भी वो बहुत कम सोल्यूबल होगी। तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी कम है, इसीलिए हम उस गैस को यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द नाइट्रोजन गैस इज़ यूज इन द स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन टैंक, बिकॉज इट्स सोल्यूबिलिटी इज़ वेरी लेस, ठीक है। अच्छा, अब इसके इसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कई बार आ जाता है। देखो हमने भी डिस्कस किया, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। फिर हमने क्या किया, इसको प्रोपोर्शनैलिटी बनाया, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब ये KH क्या होता है, इसे बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। मीन्स इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट लगाया। अब एक बात जो आपको बहुत ज़रूरी है पता होना कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी हाई होगी उस गैस की सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी। यानी कि मैं अगर एग्जांपल लूँ, दो गैसेस हैं A और B, सेम प्रेशर पर A डिज़ोल्व हुआ 10, B डिज़ोल्व हुआ 20। इसका मतलब जो कम डिज़ोल्व हुआ है इसके KH की वैल्यू इससे हाई होगी, या इसकी KH की वैल्यू इससे कम होगी। मतलब जितना KH की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही सोल्यूबिलिटी कम होती चली जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। और अब ऐसे नहीं पूछते, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे दो गैसेस हैं, एक के लिए KH की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻⁻14, दूसरी गैस के लिए KH की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻16। बताओ कौन सी ज़्यादा सॉल्यूबल है। तो देखो ये -14 है, -16 है, ये कम है। देखो -16 कम होगा एज कम्पेयर टू -14। दिस गैस विल बी मोर सॉल्यूबल बिकॉज इट हैज़ लो वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। अगर खाली ये भी पूछा है ना बोर्ड में कि विच गैस इज लेस सोल्यूबल आउट ऑफ दिस, आप ये लिख करके आंसर का रीज़न भी दोगे दैट दिस गैस इज मोर सोल्यूबल बिकॉज इट्स हेनरी कांस्टेंट वैल्यू इज लेस देन अदर गैस, जो भी लिखी हुई है वहाँ पर, ठीक है। तो आंसर का रीज़न जहाँ जहाँ पॉसिबल हो और आपको आता हो तो लिख देना। तो ये हमारा हुआ हेनरी लॉ। अब इसी लॉ के बाद
हमें स्टार्ट करना है राउल्ट्स लॉ। काफ़ी हद तक मैच करता है ये हेनरी लॉ से, और एक जगह पॉइंट वहाँ भी आएगा, क्वेश्चन भी आएगा जहाँ हम डिस्कस करेंगे कैसे हेनरी और राउल्ट्स लॉ एक हो जाते हैं। तो देखो राउल्ट्स लॉ, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? देखो जरा समझो। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है इसकी, ये कहता क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखो बड़ा आसान, यहाँ पर देखो क्या कहा है इसने, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर ये पी ए है तो इसको भी कर दो एक्स ए। ऐसे ही दूसरी गैस है पी बी, उसका प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। देखो कितना आसान है। राउल्ट्स लॉ क्या हो गया, देखो सिंपल, यहाँ पर मैं दोबारा एक बार, कितना मिक्स, देखो कितना ज़्यादा ये सिमिलर है हेनरी लॉ से, बट कहाँ डिफरेंट है वो भी कर लेते हैं। मान लो ये आपका एक क्लोज वेसल है और ये एक सोल्यूशन है। अब आप एक सोल्यूशन लोगे, यहाँ पर सोल्यूशन किसका है, दो वोलेटाइल कंपोनेंट। अब वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होंगे, ऐसे कंपोनेंट्स जो वेपर में कन्वर्ट हो जाएं, जैसे कि वाटर प्लस अल्कोहल ले लेते हैं, वाटर एंड अल्कोहल। तो ये मिक्सचर है H2O का और अल्कोहल मीन्स C2H5OH का, ठीक है। वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर, एंड वी नो इन दोनों के वेपर बन जाते हैं। अभी हमने ये लिया था। अब क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर ही इनके क्या बनेंगे, वेपर। देखो वेपर, इवेपोरेशन तो रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, तो इवेपोरेशन होने से क्या है, यहाँ दो टाइप के वेपर बनेंगे। एक वेपर को मैं लिखता हूँ ऐसे, ये बन गए वाटर के वेपर, ठीक, ये वाटर के वेपर बने, और दूसरे वेपर ये जो क्रॉस मार्क लगाए हैं ये बन गए अल्कोहल के। अब क्योंकि देखो इस सॉल्यूशन में ना मैं लेता हूँ, अगर वाटर है आपका 250 ml तो हमने अल्कोहल लिया हुआ है 50 ml, ठीक है, 250-50। अब अल्कोहल कम है तो उसके वेपर भी कम बनेंगे, सिंपल सी बात है, और वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो उसके वेपर भी ज़्यादा बनेंगे, ठीक। यही तो है राउल्ट्स लॉ। अब देखो जब वाटर ज़्यादा था इसके वेपर फालतू बने, तो जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो प्रेशर भी उसका ज़्यादा ही होगा। अब वो प्रेशर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन मीन्स उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, और यही है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट। अब वोलेटाइल लिखना ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी उसका कोई प्रेशर भी नहीं होगा। तो PA, partial pressure of a component, volatile component, is directly proportional to its mole fraction। तो PB का मोल फ्रैक्शन भी उसके, PB का पार्शियल प्रेशर भी उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसको अगर आपने प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करना है तब क्या बन जाएगा, PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, और यहाँ पर PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। अब ये P0A एंड P0B क्या है, देखो P0A और P0B जो है ये प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर। अब प्योर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पर ले लिया मिक्सचर वाटर का और अल्कोहल का। अब एक काम करो, एक अलग से बीकर लो, इसमें केवल वाटर ले लो, ओनली वाटर, और यहाँ पर दूसरे बीकर में केवल अल्कोहल ले लो, और फिर विद द हेल्प ऑफ डिवाइस इनका प्रेशर निकाल लो। अब आपने प्योर वाटर का प्रेशर निकाल दिया, उसको हम P0A लिखेंगे। आपने बिल्कुल प्योर अल्कोहल का प्रेशर विद द हेल्प ऑफ मशीन मेजर कर लिया, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर अल्कोहल, तो उसको P0B लिखा, ठीक। उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या बाद में क्या डेफिनेशन बन गई राउल्ट्स लॉ की, ये भी सही, पहले डेफिनेशन भी सही थी, ये भी सही रहेगी। ये क्या कहेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट is equal to the product of pressure of that component in pure state multiplied by its mole fraction, ठीक है।
वो partial pressure of a volatile component is equal to the pressure of pure component मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये हुई आपकी राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन। लेकिन ज़रा यहाँ चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो इसको समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से, कि आपके पास ना अगर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन है दो पार्टिकल से मिलके बना होगा, दो अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में मान लो वाटर प्लस NaCl ही है, यानी कि वाटर तो कैसा हो गया, वोलेटाइल, क्योंकि वाटर के क्या बन जाएंगे, वेपर्स। बट NaCl कैसा है, नॉन वोलेटाइल, क्योंकि NaCl के वेपर नहीं बनते। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये ऊपर प्रेशर आएगा, मीन्स पार्टिकल प्रेशर लगाएंगे, तो यहाँ जो पार्टिकल प्रेशर लगाएंगे वो किसके होंगे, केवल और केवल वाटर के, क्योंकि NaCl सोल्ट तो वेपर प्रेशर क्रिएट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके वेपर ही नहीं बनेंगे। सो सोल्ट विल नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर। इसका मतलब टोटल सोल्यूशन ऑफ जो सोल्यूशन का प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, मीन्स पूरे सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ओनली द वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इफ नॉन वोलेटाइल component is added in the solution, then what will be the total pressure of solution? In that case the total pressure will be equal to the pressure exerted by the volatile component only। जैसे मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट A था, एक B था। अब अगर B कंपोनेंट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो इसका प्रेशर होगा ही नहीं। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो किसके इक्वल होगा, ओनली द PA का मतलब क्या होता है, ये रहा देखो, P का मतलब P0A इंटू XA। सो ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता था। ठीक, तो आज हमने केवल राउल्ट्स लॉ किया है, ये जस्ट स्टार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज अभी हमारे पास राउल्ट्स लॉ ही बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा हुआ है। हमने सब कुछ कर लिया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पहले हो गई थी, हेनरी लॉ हुआ, और राउल्ट्स लॉ की मैंने आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवा दिया है। कल इस बेसिस पर आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड एजियोट्रॉपिक, बस यही बचा हुआ है, वो कल हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।